ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। बिल्कुल नज़र न चूक जाए, बहुत अच्छे से आपको एक एक प्रश्न देखना है। जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं ऑप्शन, इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ नए प्रश्न, टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। ऑप्शन काफ़ी कम मिनट की वीडियो रहेगी, आप टॉप 50 प्रश्न हमारे साथ पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगेगी वीडियो, बहुत ही अच्छी लगेगी क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और हर चीज़ों को समझते रहेंगे। तो जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ ये सभी आपके सामने आने वाली हैं। तो आप लोग हर प्रश्न का आंसर कमेंट करना और बताना मुझे क्या हो जाएगा हर प्रश्न का सही आंसर। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? वायलिन, बांसुरी, सारंगी, सितार। तो सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है ये पूछा है, एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। ऑप्शन, ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें पता भी है कि ये प्रश्न आ रहे हैं, हम उसके बाद भी हम ना पढ़ें, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन मौके बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में, तो पढ़ के जाएं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि सुशीर वाद्य यंत्र जो है वो बांसुरी है। आपके सामने बांसुरी का चित्र भी बना हुआ है ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी है सही आंसर है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार है, तबला है, सरोद है, वीणा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया वीणा, वेरी गुड ऑप्शन। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। तो इसका सही आंसर आपने डी ऑप्शन कमेंट किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बताएंगे एक बार कमेंट करके, गिटार है, सितार है, ट्रम्पेट या वायलिन। तो एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। ऑप्शन, एक बात और, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं कम समय में और अच्छे प्रश्न देख लेते हैं तो आपको ये नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगी। जितना पढ़ोगे उतना फायदा ऑप्शन, ठीक है। तो पढ़ा करो ऑप्शन। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी तैयारी खराब नहीं होगी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं। तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। वेरी गुड ऑप्शन, आपने सही आंसर कमेंट किया ट्रम्पेट। और ये भी होता है, ये भी होता है तार का, ये भी होता है। तो ध्यान रखना, वाद्य यंत्र बिना तार का है तो कौन सा है? ट्रम्पेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ट्रम्पेट। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मृदंगम होता है 2 मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, एक तार का वाद्य या एक मृग। तो मृदंगम होता है ऑप्शन, एक बार कमेंट करेंगे मृदंगम क्या होता है? एक बार सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया 2 मुंह वाला ढोल। तो एक मृदंगम, यानी कि मृदंगम क्या होता है? 2 मुंह वाला ढोल होता है, जो आपके सामने चित्र है। ऑप्शन इसे भी देखकर आप कमेंट कर सकते थे। तो मृदंगम होता है तो दो मुंह वाला ढोल होता है ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप गलत ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया? वाव, कितना गजब का क्वेश्चन ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया। आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करेंगे। अमीर खुसरो है, रामदास है, तानसेन है या हरिदास है? क्या हो जाएगा? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। संगीत यंत्र सितार आपके सामने ऑप्शन, ये सितार की फोटो है, ये आपके सामने नजर आ रही होगी आप लोगों को। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र सितार का आविष्कार भी किया था और तबले का आविष्कार भी किया था। किसका किया था? तबला। तो ध्यान रखेंगे, तबले का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो ध्यान रखना दोनों प्रश्न कि अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र सितार का आविष्कार भी किया और तबले का आविष्कार भी किया। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक बीणा वादक के लिए प्रसिद्ध था? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक बीणा वादक के लिए प्रसिद्ध था। तो अकबर है, हुमायूं है, औरंगजेब है, बाबर है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो बीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर।
तो वेरी गुड ऑप्शन कि ऐसा मुगल शासक कौन था, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका, औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न में आ गए हैं। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। तो बताएंगे मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। वीणा है, पखावज है, सितार है, नक्कारा है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कि कौन सा ऐसा मुगल अकबर यानी मुगल सम्राट अकबर जिसे वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था, वो वाद्य यंत्र का नाम क्या है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्कारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नक्कारा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। वाह, गजब का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, इनका हाल ही में निधन हो गया ऑप्शन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। बांसुरी है, तबला है, शहनाई है, सरोद है। एक बार अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट करके बताइए मुझे आंसर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। तो इसका सही आंसर होगा शहनाई वादक थे ये। कौन से वादक थे, शहनाई वादक। ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है। तो अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है। वीणा, सरोद, सितार या वायलिन। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर आप जानते हैं तो जल्दी कमेंट करना। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, कमेंट आपने कमेंट किया कि अमजद अली खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया सरोद, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। सरोद है, सितार है, शहनाई है, वीणा है। तो विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार सही आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो विलायत खान की फोटो ये है, आपके सामने नजर आ रही होगी। विलायत खान आपको दिख रहे होंगे, ये विलायत खान है और ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का सितार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित है वायलिन से, वीणा से, नाद स्वरम से या तबला से। तो बताएंगे नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करें, नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है नादस्वरम से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नादस्वरम से हो जाएगा सही आंसर। एक बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र समय सितार से है, संतूर से है, बीड़ा से है या सारंगी से है। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार, संतूर, वीणा या सारंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया और वीणा से संबंधित है। तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया के किस क्षेत्र से प्रसिद्धि अर्जित की है। तो कितना अच्छा प्रश्न, ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करना कि हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। गिटार वादन, पखवाज वादन, बांसुरी वादन या मृदंगम। एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया बांसुरी वादन में, ठीक है। ये आपके इनके पास में बांसुरी है, ये हरिप्रसाद चौरसिया आपके सामने है, ठीक है, ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया है ऑप्शन आपके सामने। इन्होंने फिर किसी चीज़ में कि हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। तो इनका सही आंसर है कि बांसुरी वादन में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्वेश्चन गजब का प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। बीबी जोग
किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन बताएं कि वीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? सितार, वायलिन, तबला, संतूर। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। ऑप्शन वीजी जोग के फुल फॉर्म क्या है? इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था विष्णु गोविंद। क्या नाम था? विष्णु गोविंद जोग। तो ध्यान रखेंगे विष्णु जोग गोविंद जोग इनका पूरा नाम था। ये किस वाद्य यंत्र से संगीत किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? सितार के लिए, वायलिन के लिए, या तबला, या संतूर। तो बताइए एक बार सही आंसर इनके पास क्या है, आप समझ गए होंगे। तो एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया वायलिन। तो विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे? तो वायलिन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तबला है, शरोद है, सितार है, मृदंगम। तो एक बार कमेंट करेंगे अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं मुझे कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा तबला से। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको ये प्रश्न पता था तो बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही क्वेश्चन याद करते रहो क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना आपका फायदा। क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि सर पेपर में जितना दिमाग में होगा उतना ही फायदा है। तो क्वेश्चन मैं इसलिए कहता हूं सभी से कि पढ़ा करो, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन ये मत सोचा करो कि अभी परीक्षा नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। अगर आपने ज़िंदगी में टाइम मिला और आपने उसे ऐसे ही इग्नोर कर दिया तो बहुत बड़ी गलती है क्वेश्चन। तुमसे ज़्यादा तो अभी भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं क्वेश्चन, तो आप हमारी बराबर ही पढ़ा करो क्वेश्चन। जिस टाइम भी आपकी क्लास लाइव हुआ करे तो आप लोग जरूर पढ़ा करो क्वेश्चन। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जब भी मैं आपको पढ़ाया करूँ तो एक एक प्रश्न को बारीकी से लगाया करो। क्वेश्चन अगर आप जानते हैं जब भी उसे पढ़ा करो, क्योंकि रिवीजन करा करो क्वेश्चन। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल से नंबर निकल पाता है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदगम से है। मृदगम है, तबला है, वीणा है, वायलिन है। तो एक बार कमेंट करेंगे कि गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जाएगा वायलिन से। किससे है? वायलिन। तो गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य से? तो ध्यान रखना वायलिन से, इसके बारे में ये पॉइंट है। तो गोविंद स्वामी पिल्लाई कर्नाटक संगीत परंपरा से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कर्नाटक संगीत परंपरा के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। अगला कहा गया इनके अतिरिक्त गोविंद स्वामी पिल्लाई एक बांसुरी वादक है। इनके अतिरिक्त यानी कि वायलिन के अतिरिक्त ये गोविंद स्वामी जो पिल्लाई हैं बांसुरी वादक और मृदंगम वादक भी हैं। तो ध्यान रखना है मृदंगम वादक भी हैं और ये बांसुरी वादक भी हैं वायलिन के अतिरिक्त। तो ध्यान रखना है गोविंद स्वामी पिल्लाई जो हैं, ये गोविंद स्वामी पिल्लाई एक बांसुरी वादक भी हैं और मृदंगम वादक भी हैं, दोनों इनके लिए बनेंगे। और वायलिन वादक तो ये पहले से ही है, इनके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी। पन्नालाल घोष, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसका सही आंसर आप कमेंट करते हैं तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इसका सही आंसर बताते हैं तो मेरे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे आप लोग। तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है, अपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपने कमेंट किया बांसुरी वादक है। ये भी कैसे है? बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक है, ध्यान रखना है। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा है, तबला है, मृदंगम है, बांसुरी है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करें, बताएं पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया वीणा, तबला, मृदंगम, बांसुरी। जल्दी कमेंट करें जो बच्चे रह गए हैं कमेंट करने से। तो पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इसका सही आंसर का मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन यहीं से एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, वीणा, तबला, मृदंगम। तो एक बार कमेंट करेंगे लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सारंगी है, वीणा है, तबला है, मृदंगम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा सारंगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सारंगी। जाकिर हुसैन का
वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी, मृदंगम या वीणा या तबला? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्वेश्चन कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाकिर हुसैन का नाम तो आपने कई बार सुना होगा क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट करते हैं सही आंसर। तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा तबला बजाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर तबला। बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये पूछा है। पखावज, सरोद, वायलिन, सितार? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कि बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। पखावज है, सरोद है, वायलिन है या सितार है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर वायलिन है। तो बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है, सितार से है, वायलिन से है, तबला? तो एक बार कमेंट करते हैं बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया वायलिन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा वायलिन। कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदाऊ सिंह, तो कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, बांसुरी, तबला, पखवाज? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार है, बांसुरी है, तबला है, पखावज है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया पखावज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आप उनसे बेहतर हैं, जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपके काम आएगी। आपको नहीं पता होगा इसका सही आंसर कि क्या होने वाला है, फिर भी मैंने आपको बताया ऑप्शन, तो यही चीज़ आपके काम आने वाली है कि आज नहीं कल ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही पढ़ते रहें और अच्छे तैयारी करते रहें। तो इसका सही आंसर क्या आपने कमेंट किया पखावज हो जाएगा इसका सही आंसर। ये पखावज का फोटो है ऑप्शन, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुदाऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? पखावज। तो ध्यान रखना, आगे भूल मत जाना ऑप्शन, क्योंकि यही चीज़ आपके काम आएंगी। जितनी चीज़ पढ़ लोगे उतना ही फायदा है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से प्रमुख उत्पादक हैं? तो संतूर है, सितार है, वायलिन है या तबला है? तो पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है तबला वादक हैं। कैसे वादक हैं? तबला। और एक बात और ध्यान रखना है कि पंडित किशन महाराज 3 सितंबर 1923 4 मई 2008 तक इनके ये पैदा हुए 3 सितंबर 1923 को, और 4 मई 2008 को ये दुनिया से विदा हो गए। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ 3 सितंबर 1923 को और 4 मई 2008 तक ये जीवित रहे। ये एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी साहित्य संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। कौन से घराने से? बनारस घराने से। ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि पंडित किशन महाराज किस घराने के साथ ताल्लुक रखते हैं? तो बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन आपके लिए। अगले प्रश्न पर आ गए। पंडित रविशंकर, वाव गजब के प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, आज तो बहुत मजा आ गया। तो पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता थी प्राप्त है? तो बताएंगे एक बार कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोद है, तबला है, सितार है या वायलिन है? तो पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करेंगे। सरोद, तबला, सितार, वायलिन? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सितार वादक। क्या हो जाएगा? सितार बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। ध्यान रखना है पंडित रविशंकर को, किसको? पंडित रविशंकर। इसका सही आंसर सितार हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। वाह। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर, ये अनुष्का जी का फोटो है क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही स्मार्ट हैं, ठीक है। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करें और बताएं कि सितार है, सरोद है, वीणा है या मोहन वीणा है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। तो अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर सितार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन 26 का ए हो जाएगा सितार। यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? वायलिन, सितार, सरोद या पियानो? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो यहूदी मेनुहिन
का संबंध किससे है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करेंगे। यहूदी मेनुहीन, मेनुहीन का संबंध किससे है? तो वायलिन से है, सितार से है, सरोद से है, पियानो से है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो वायलिन से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खान, पंडित रविशंकर अल्लाह रखा या शिव कुमार शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएं, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर दें। तो निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित रविशंकर ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने या मोहन भट्ट ने? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर, एक बार कमेंट करें। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा मोहन भट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट है, निम्न कलाकारों में कौन तबला से संबंध होने के लिए प्रसिद्ध है? अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, विलायत खान या गद्दाई महाराज? एक बार कमेंट करें सही आंसर कि निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंध होने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। तो निम्न कलाकारों में कौन तबला संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो गुदाई महाराज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुदाई महाराज। क्या है? गुदाई महाराज है, गुदाई ऊ की मात्रा है ऑप्शन, ये यहाँ पे रफ हो गया थोड़ा सा, ये गुदाई महाराज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है गुदाई महाराज। ध्यान रखना है, जो तबला के लिए प्रसिद्ध होने के लिए प्रसिद्धि है, ध्यान रखना है। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में जाता, सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीत में गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है। तो किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदलते हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएं। तो पंडित रविशंकर ने, मनमोहन भट्ट ने, शशि मोहन भट्ट ने या निखिल बनर्जी ने? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जाएगा मोहन भट्ट ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मोहन भट्ट ने। ऑप्शन है जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, अगर आप बताना चाहते हैं सही आंसर तो जल्दी कमेंट करते करो। किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के लिए सभी राष्ट्रीय सम्मानों को अलंकृत किया जा चुका है? बताओ, ऐसे कौन से वाद्य यंत्र हैं जिन्हें पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के लिए सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया है? पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, शिव कुमार शर्मा या हरिप्रसाद चौरसिया? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर? जिन्हें पद्मश्री से लेकर भारत रत्न सम्मान तक दिया जा चुका है वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपने कमेंट किया बिस्मिल्लाह खान। क्या है? बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बिस्मिल्लाह खान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो ये बताना है। शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खान तबला या पंडित रविशंकर? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कि कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो आप लोग जानते हैं ये भी सही है, संतूर, शिव कुमार शर्मा संतूर है और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी है, बिस्मिल्लाह खां तबला नहीं है। ऑप्शन ध्यान रखना है, तबला नहीं है, तो एक बार कमेंट करके बताएं क्या है फिर। तो और क्वेश्चन नंबर पंडित रवि सितार सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो बिस्मिल्लाह खां तबला वादक नहीं थे ऑप्शन, जो ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में कि क्या और क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो ध्यान रखना है। वेरी गुड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? अली अकबर खां, अल्लाह रखा खान या अलाउद्दीन खान या अमजद अली खान? तो एक बार बताएंगे कमेंट में कि कौन से एक सरोद वादक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया अल्लाह रखा खान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सरोद वादक नहीं है? ध्यान रखना है, ये एक सरोद वादक नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? प्रो टी.एस. कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना, अमृता शेरगिल ने? तो बताएंगे कौन से एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ये पूछा है कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो प्रो टी.एस. कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमजद अली खां सरोद, पन्नालाल घोष तबला, देबू चौधरी सितार, यहूदी मेनुल वायलिन? बताएंगे कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा पन्नालाल घोष तबला से वादक नहीं है। एक बार कमेंट करके बताएं कि किससे संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं कि शिव कुमार शर्मा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएं, सरोद है, बांसुरी है, संतूर है या सितार। तो शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर संतूर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं, देबू चौधरी, मधुप मृदगल, रोनू मजूमदार या शराफत अली। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं, बताइए एक बार कमेंट में ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा रोनू मजूमदार। क्या हो जाएगा, रोनू मजूमदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ये प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आपसे मैं 39 में प्रश्न आपसे पूछूंगा कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया। ऑप्शन अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करेंगे। मैं आज की थंबनेल पे यही चीज़ लगाऊंगा, अगर आप 39 प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या वीजू बावड़ा। तो एक बार सही आंसर बताएं, अगर आप 39 प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, झाल विड़ाई दमामा मुरैयो कहाँ के हैं, उत्तराखंड की नदियाँ, लद्दाख की पहाड़ियाँ, कुमाऊं के वाद्य यंत्र या गढ़वाल के मंदिर। तो एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि झाल विड़ाई दमामा मुरैयो क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इसका 40 का सही आंसर होगा कुमाऊं के वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 41 का सही आंसर। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, कमेंट करें जल्दी अगर आपको पता है तो वेरी गुड, उसका सही आंसर जाओ वायलिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा वायलिन। नेक्स्ट है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, एकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। एक बार कमेंट करेंगे मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। तो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र यह है आपके सामने, इसका नाम है अलगोजा। क्या है, अलगोजा। मुंह से बजा रहे हैं बड़े मियाँ, तो इसका सही नाम है अलगोजा, ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, बांसुरी बीड़ा का, बांसुरी में सारंगी का, बीड़ा एवं तंबूरे का, वीणा एवं पियानो का। तो संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है वीणा एवं तंबूरे का, ऑप्शन नंबर डी सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खां सरोद। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो ये आपको गलत है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ हारमोनियम नहीं होता, यहाँ तबला होता। क्या होता है यहाँ, तबला। तो ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन तबला वादक थे, तो ध्यान रखना। बिरजू महाराज सही है, कहना सही है, सरोज सही है, मगर हारमोनियम गलत है। जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं थे, तबला वादक थे, ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट है, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिलाया गया हिंदू राजा कौन था, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा एक संगीत के साज का नाम है, बांसुरी, ऑडियोफोन, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोफोन। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो क्या एक संगीत का साज का नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा बांसुरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, सितार, तबला, सारंगी या शहनाई। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सारंगी हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा है, सारंगी। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप 39 का प्रश्न का सही आंसर जानते जल्दी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर वादक, सितार वादक, तबला वादक या वीणा वादक। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएं, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर वादक है, किससे है, संतूर। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं, निम्नलिखित कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। क्या पूछा है, कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता है, सरोद, वायलिन या गिटार या हारमोनियम। तो बताएंगे 3 समान है, एक अलग है, उसका नाम क्या है, तो वह है हारमोनियम। कौन सा है, हारमोनियम। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं, निखिल बनर्जी सरोद नहीं है ऑप्शन, कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछा है, शिवशंकर, संतूर, पालाधर, रघु मृदगम, रघुनाथ, ठीक है। तो सुनील बनर्जी ये सरोद वादक नहीं है, सितार। जो 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था वो पूर्ण तरीके से निरस्त हो गया है, और वो आज का ही दिन था, 17 तारीख शनिवार का ही दिन था जो पहला पेपर था, और दूसरा पेपर संडे में था उस टाइम। तो दोनों ही पेपर निरस्त करके दोबारा ही पे एग्ज़ाम कराने की डेट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी क्वेश्चन, 6 महीने के अंदर अंदर। योगी जी ने ऐलान किया है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर नई डेट आपको मिल जाएगी। तो आप लोग ये ना समझे कि 6 महीने के अंदर अंदर ही होगा, मगर ये समझे कि आपका 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। जो तैयारी आपने इन
5 महीनों में यानी कि 45 दिन में की सॉरी इन 45 दिन में आपने जो तैयारी की है वो स्टूडेंट वही तैयारी अपनी बना कर रखेंगे वो स्टूडेंट सभी विद्यार्थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरीके से पढ़ाई करनी है और अपना अच्छे से टारगेट बना कर चलना है कि हमें इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी वर्दी लेकर ही रहना है। तो मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ वो स्टूडेंट, ठीक है। मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड की थी कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल करा के रहेंगे, तो वो हमारी मेहनत काम आई ऑप्शन, ठीक है। और आप लोगों का और जो भी लोग इको गार्डन में पहुंचे हैं लखनऊ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने बच्चों का साथ दिया और ये आज रणनीति सामने आई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर वो लोग नहीं जाते बच्चों के साथ तो बच्चों की हिम्मत नहीं थी, और जब हिम्मत बन जाती है बच्चों की तो फिर कुछ उनसे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो बच्चों के हक़ में फ़ैसला हुआ, बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ उस क्षण कि गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि बहुत अच्छा फ़ैसला गवर्नमेंट ने किया कि बच्चों के साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है उस चलिए, तो हम अपनी पढ़ाई करते हैं ये बातों को फिनिश करते हुए, क्योंकि अब हमें पढ़ाई करनी होगी जब भी हम सबसे आगे निकल सकते हैं। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं उस टाइम ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम पढ़ाई में लग जाएंगे अभी से तो जब भी हमारा नंबर आ सकता है। ये चांस मिला है आपको गोल्डन ऑप्शन, ये चांस चूक ना जाए। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे थे फिर दोबारा से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंजूसी मत करें पैसों में। कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी कोचिंग ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को अच्छे से धार लगा लें ऑप्शन, ये गोल्डन चांस आपको बार बार नहीं मिलने वाला। चलिए ऑप्शन, तो आज का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियाँ थी चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। ऑप्शन एक बात और बता देता हूँ, इसके लास्ट में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए हैं। पहले हम हिंदी क्वेश्चन भी लगवाएंगे, हिंदी के प्रश्न भी इसके लास्ट में ऑप्शन। आप शुरू से अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को आज मिलने वाला है, ठीक है ऑप्शन। क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि बच्चों की खातिर ये सब हुआ है ऑप्शन। तो बच्चे अगर हमारे नाइंसाफ़ी हो रही थी तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, लास्ट तक देखते रहेंगे हर प्रश्न के बारे में, ठीक है ऑप्शन। चलिए, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। चालुक्य राजधानी हुआ करती थी बतापी। कल्याणी की चालुक्य वंश का संस्थापक था तेलप द्वितीय। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लगाया गया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल शासक। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होसियल होंसियल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होड़ों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। होड़ों का प्रथम शासक था तोरमाड़। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन एक एक प्रश्न को बारीकी से देखना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फिर दोबारा से हम पेपर देने बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें चांस भी मिला और उसके कदर ना की हो हमने। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना, मैं तो यही कहूँगा ऑप्शन कि ऑप्शन समय की कदर करते हुए और अपनी नौकरी को देखते हुए वर्दी को देखते हुए अच्छे से पढ़ना ऑप्शन, एक भी प्रश्न चूक ना जाना, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है ऑप्शन इस बार, क्योंकि 6 महीने की तैयारी आप लोग जानते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो भी तैयारी कर लेगा ऑप्शन। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पढ़ना है तो दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आप आ सकते हैं। रमा सिंगल हॉस्पिटल के सामने हैं, तो आप बेझिझक एक बार डेमो ले सकते हैं। तो टोपी शिखर जीवन निर्वाह करने वाला था नसरुद्दीन महमूद। मिहिर मुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। ब्राह्मीर महावीर कौन थे? खगोलविद। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम और तृतीय संगम हुआ था मुद्रे में, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। प्रथम संग्राम के अध्यक्ष थे अगस्त मुंशी ऋषि। जजियाकर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों के ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में, ध्यान रखना है। भारत का आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद कासिम ही था। मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 में। गजनबी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। महमूद गजनबी का महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत के आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। जौनपुर नगर का संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक ने। कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, ध्यान रखना है। हैदराबाद से स्थित चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजा
राजा राज प्रथम ने। तंजौर का बृहस्पति मंदिर है द्रविड़ शैली में। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर व मथुरा जंतर मंतर जयसिंह ने। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य के बीच युद्ध हुआ तालीकोटा का युद्ध। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में। मीराबाई का जन्म हुआ मेमड में, मेड़ता में। कहाँ हुआ था? मेड़ता। दोहरी शासन नीति समाप्त की थी वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध लड़ना पड़ा हुरोज से। किससे? हुरोज से। ध्यान रखना है क्वेश्चन, किससे लड़ना पड़ा? हुरोज से लड़ना पड़ा, ध्यान रखना है। अनुशीलन समिति की स्थापना वारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई थी। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1560 ईस्वी। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्कदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में। ध्यान रखना है। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते घोड़े से गिरकर हुई थी। एकता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी फारसी, राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग के संगठन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दुअस्पा तथा सोअस्पा मनसबदारी शुरू की जहांगीर ने। चांदी का टका एवं तांबे का सिक्का चलवाया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासन में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना था। शन की सुल्तान कहलाता है मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुराई में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोड़ा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना है। विजयनगर का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा के किनारे। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कृष्णदेव राय के राजगुरु व्यासराज। आंध्र भोज कहाँ जाता है? कृष्णदेव राय को। ध्यान रखना है। 309 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आंध्र राज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर का पूरा नाम बताना है जहीरुद्दीन बाबर। कौन था? जहीरुद्दीन बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर और बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था और बाबर की मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1915-30 को। क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा के। बाबरनामा की रचना की बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में हुआ था। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच युद्ध प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ध्यान रखना क्वेश्चन, 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1526 में पहला हुआ, फिर 56 में हुआ, 30 साल बाद। ध्यान रखना है। पानीपत का तीसरा अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। 1556 से 1761 में पहुंच गया। क्वेश्चन कम से कम 200 साल बाद हुआ जाए, ठीक है। तो 200 साल से कुछ ही दिन कम थे। क्वेश्चन ध्यान रखना है। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने? बैरम खान ने किया।
जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहलाते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिना ताज के बादशाह कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लंपट मूर्ख कहा जाता था जहादार शाह को। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कालनौर किला पंजाब में हुआ। अकबर की माँ का नाम हमीदो बानो था। अकबर ने में जड़ी कलम की उपाधि दी मोहम्मद हुसैन को। किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन को दी थी। ध्यान रखना, अकबर की माँ का नाम हमीदो बानो था और अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन को दी थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कश्मीरी अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 15 जून 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में, आगरा में। ध्यान रखना, सिकंदरा में, आगरा में है ये। अकबर का संरक्षण था बैरम का। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रतियोगी परीक्षा के बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए संपर्क कर सकते हैं स्टूडेंट, हम आपको ये PDF सेंड कर देंगे। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर 1572 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 ईस्वी में। शेर ए अकबर के लेखक थे ज़ारा शिकोह। तुलसीदास के समकालीन थे अकबर। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था अकबर ने। दीन इलाही ब तौहीद इलाही शुरू किया अकबर ने। बीरबल का वास्तविक नाम था महेशदास फैजी और बीरबल थे अकबर के दरबार में। मुगल वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर ब अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाया शाहजहां ने। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम और दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 में लाहौर में। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किले में। आगरा किले में जाम मस्जिद बनवाई थी शाह आरा बेगम ने। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन औरंगजेब ने करवाया। तानसेन का मकबरा कहाँ है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गोश। हुमायूं नामा के रचनाकार थे गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वकी ने किया था। किसने किया था? मीर वकी। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। मीर वकी कौन था? बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण अकबर ने। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिषी में विश्वास रखता था हुमायूं। 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 में हुआ था। ध्यान रखना क्वेश्चन। चौसा का युद्ध 25 जून 1539, 25 जून 1539 में हुआ। चौसा का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम की देखरेख में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण मिर्जा गयास ने। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या था जहांगीर के बचपन का नाम? सलीम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन। न्याय की जंजीर स्थापित की जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगाया था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन बनवाया था बादल खान ने। लोह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के। ध्यान रखना, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। रजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता? जिंदा पीर? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। जिंदा पीर औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसास्य। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 में हुई पुरंदर की संधि। पुरंदर संधि हुई थी शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी कौन थी? औरंगजेब की पहली पत्नी थी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां। शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। क्वेश्चन ध्यान रखना है।
डाक प्रथा का प्रचलन किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का मकबरा था सासाराम बिहार में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ था, तो सासाराम कहाँ था, बिहार में। शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। कहाँ हुई थी, कलिंजर में। दिल्ली शहर की नींव डाली थी अंगनल पाल तोमर ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों में फ्रांसीसी के बीच हुआ। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह जफर प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना कब हुई, 1504 ईस्वी। आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी। दो गुंबदों का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में है। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 ईस्वी। द्वितीय आंग्ला युद्ध के दौरान मृत्यु हैदर अली की। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में मृत्यु टीपू सुल्तान की। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना किसने की, शिवाजी। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। कौन था, बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी के पैदल सेना पाइक। कौन थी, पैदल सेना पाइक। शिवाजी की भूमिका प्रणाली रैयतवाड़ी। इज पेरिस वर्निंग के लेखक पेरियार ऑफ कॉलिंग्स। लेपियर और कनिंग्स है ऑप्शन। कौन है, लेपियर और कॉलिंस। इंडियन द क्रिस्टल एयर्स के लेखक है कुलदीप। इज वाज फर्स्ट मिडनाइट, भोपाल गैस कांड। इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक हुमायूं गौहर। महात्मा गांधी की आत्मकथा की भाषा गुजराती थी। फ्रीडम फॉर फियर के लेखक हैं ओंग सेन सूकी। ड्रीम्स ऑफ माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेप एंड इनहेरिटेंस के लेखक बराक ओबामा। कौन थे, बराक ओबामा। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव। फ्लाइट इनटू फेयर के लेखक किरण बेदी। यशोधरा किसकी रचना है, मैसूर गुप्त। आनंद मंड के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। गुल ए नगमा के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। भाग्य दुर्दशा भास्कर के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया अर्जुन देव ने। चिदम्बरा किसकी रचना है, सुमिरन पंत। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। घासीराम कोतवाल के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आग का दरिया पुस्तक के लेखक हैं कुर्तुल एन हैदर। आग का दरिया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आग का दरिया। कितनी नावों में कितनी बार हीरानंद वाष्ययन अज्ञे, तो ध्यान रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वाष्ययन अज्ञे। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल आनंद मठ। ठीक है क्वेश्चन, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आप प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है आपको। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हमें पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक 8 भारतीय नृत्यों को संगीत नाट्य में रूप में मान्यता दी गई थी। कुल संख्या 8 है। भरतनाट्यम पूरा नाम है सदिर तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम विशेष महिलाओं द्वारा केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और सत्तरिया असम। ये थे 8 जिन्हें हम संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 2022 तक भारतीय नृत्यों में शामिल शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ये 8 है जिसमें कि कथकली केवल पुरुषों द्वारा होता है और मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा होता है। केरल का है, ये भी केरल का है। दोनों कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं, मगर वो महिलाओं के लिए हैं और ये पुरुषों के लिए है। सत्तरिया असम का है ऑप्शन, एक बार और रिपीट कर लेंगे। भरतनाट्यम पूरा नाम है सदिर तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम विशेष महिलाओं द्वारा है, केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन अभी आ रहे हैं क्वेश्चन इस बार। एसएससी जीडी ने इन्हें कल ही पूछा था कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है विशेष पुरुषों द्वारा, और सत्तरिया असम का है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है। नाट्यशास्त्र की रचना भरतमुनि द्वारा की गई थी। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ध्यान रखना है। ठीक है, कि शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है वो नाट्यशास्त्र में मिलता है और सब नाट्यशास्त्र की रचना भरतमुनि ने की है। तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्तरिया। कौन सा है, सत्तरिया। और सत्तरिया नृत्य में फाउंडर श्री मंता शंकर देव हैं। सत्तरिया नृत्य में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया 2002 में। ठीक है, 2000 में पूरे। भारतीय लोक नृत्य एक बार देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है कुंभी, सिद्धि, माधुरी, घंटा मर्दाल, बुट्टा, बोम्बालू, भामक्कलप, दप्पू, तेपेलता गुल्लू, लंबाड़ी, दिम्बा, कोलास्टा, विनाट्यम, गोवी, डांडरिया, वोनालू, विछुआ।
तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेकर रखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें तैयारी करनी है तो इन एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है असम के विछुआ, नटपूजा महाराष्ट्र, खेल गोपाल, अरियानाट, विहू, कली गोपाल, नाग नृत्य, वागुरुम्बा, कोनाई, झुमुरा। ये हमारे कहाँ के थे? असम के थे, ध्यान रखना इनका भी। अरुणाचल प्रदेश के हैं मुखोटा, युद्ध नृत्य, वुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगी, लायन एंड पिकॉक, पोंग, पोपीर, बाल्डो हम, वाल्डो छम और रिखम पाड़ा, ध्यान रखना है। बिहार के हैं जट जाटिन, पवारिया, विदेशिया, कजरी, छाऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, सरनी, पाइका, झुमरी, फगुआ और डोम कच्छ, ध्यान रखना है, बिहार के हैं। छत्तीसगढ़ के हैं कर्मा, डगला, पाली, ढपाली, झूमर, गेंडी, पडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, वागमती, कापलिक, थरथरी, चंदेली, शुआ, नाचा, सेला। क्वेश्चन एक बार में पढ़ने पे नहीं होगा कुछ भी, आप इसे 2 से 3 बार जरूर रिपीट मारें। ठीक है, आप इस वीडियो को जब पढ़ने के बाद एक बार फिर दोबारा देख लेना। ठीक है, सभी को 2 से 3 बार पढ़ना, फिर आप बताना कि याद कैसे नहीं हुए। कुछ तो जरूर पढ़ा फंसेगा दिमाग में। क्वेश्चन ध्यान, लोक नृत्य के बारे में बात चल रही है। पहला आंध्र प्रदेश का है, दूसरा असम का है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश का है, चौथा बिहार का है। जो क्वेश्चन मोस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, गुजरात का देखेंगे, गरबा, डांडिया, डिपनी, लाश्य, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी, बबाई, ये गुजरात के हैं। गोवा के देखेंगे, फुंगड़ी, देखनी, धनगर, डोनीमेल, कोरिंडो, मेरुलेम, कुनबी, तगड़ी, जागोर, भोबादो, मुसुलू, रच, नच, डाडोलो। हरियाणा के देखेंगे, झूमर है, फाग है, डफ है, घूमर है, धमाल है, मजीरा है, गुग्गा है, लूर है, रास लीला है, सांग है, छवि है, गोरखिया है। ये हमारे नेक्स्ट। अब हम एग्जाम की दृष्टि से रिवीजन पॉइंट देखते हैं। चांद का मुटेड़ा लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं नई कविता का आत्मस्वर निबंध संग्रह है, काट का सपना कहानी संग्रह है, व्यांत्र उपन्यास है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ध्यान रखना, सत्य से उठता आदमी कहानी संग्रह है, कामायनी एक पुनर्विचार है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, मुक्तिबोध रचनावली है, नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित है, ध्यान रखना। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं, अंधा युग हिंदी काव्य नाटक है, 1553 में प्रकाशित हुआ, गुनाहों का देवता 1949 में उपन्यास है, सूरज का सात पकौड़ा 1952-49 है। चंद्रबदाई किसकी रचना है? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। और राजतरंगी किसकी रचना है? दोनों प्रश्नों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंद्रबदाई किसकी रचना है और राजतरंगी किसकी रचना है। दोनों हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं, रत्नावली, नागनंद प्रियदर्शी का। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। अखरावट के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। रामचंद्रिका के लेखक है केशवदास। चंद्रसार के किसकी रचना है? रश खान की है। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान, ध्यान रखना है। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं कहानी है उनकी, जैसे उनके दिन फिरे कहानी है, भोलाराम की जीव कहानी है, रानी नागफनी की कहानी उपन्यास है, तट की खोज उपन्यास है, और ज्वाला और जल उपन्यास है, और संस्मरण तिरछी रेखाएं उपन्यास है, यानी कि रेखाएं। ठीक है, तो ये हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं हैं स्टूडेंट, और वे किस रूप में लिखी गई हैं बात भी आपको बताई मैंने। तो स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखना अपने पास। फिर से संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र के रचिता विष्णु स्वामी है। कौन है? पंडित विष्णु स्वामी। फिर से संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र के रचिता कौन है? पंडित विष्णु शर्मा है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं झरना, आशु लहर, कामायनी, और प्रेम पथिक, अग्निमित्रम, प्रशासित, सज्जन, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजाशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय या कल्याणी परिय, ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, वेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्लीभाट, और वल्लेश्वर या बकरिया, और चोटी की पकड़, ध्यान रखना है। महादेव वर्मा का पहला काव्य संग्रह निहार है, और महादेव वर्मा का तीसरा काव्य संग्रह है निर्जा। तो पहला कविता संग्रह कौन सा है? निहार, और तीसरा है निर्जा। ध्यान रखना दोनों प्रश्न का। महादेव वर्मा का पहला कविता संग्रह निहार है और तीसरा है निर्जा। महादेव वर्मा की प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिका, सप्तवर्ण, प्रथम आयाम या अग्निरेखा। हेमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो महाकाल लाल चतुर्वेदी को मिला था 1955 में। फर्स्ट
फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास देखेंगे पहले, मैलाचल, परिकथा, जुलूस, दीर्घपथा, कितने चौराहे, कलंक, मुक्तिबोध, पलटू वाबू रोड। कथा संग्रह है ठुमरी, एक आदिम रात्रि के महल, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। कविता संग्रह देखेंगे, मधुशाला है, मधुबाला है, तेरह हार है, मधु कलश है, सतरंगनी है, दो चट्टानें हैं। आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छे प्रश्न है। मृगयनी किसकी प्रसिद्ध रचना है, वृंदालाल वर्मा की है। ध्यान रखना है। मैश्रण गुप्त की प्रमुख रचनाएं, रंग में भंग, प्रदक्षिणा, यशोधरा, जय भारती, कुणाल कुणाल गीत, विष्णु प्रिया, काबा और करबला, अर्जन विसर्जन, पृथ्वी पुत्र, किसान शंकार है, किसान है, जयद्रथ वध है, त्रिप तथा भारत भारती, अनथ, शकुंतला, गोकुल है, पंचवटी। ये क्वेश्चन आया 17 की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में आया पंचवटी। मैत्रेय गुप्त की प्रमुख रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी दिनकर की है। चंद्रगुप्त नाटक के रचिता है जयशंकर प्रसाद। देवदास उपन्यास के रचिता है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नीम के पत्ते किसकी रचना है, रामधारी दिनकर। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रामविलास शर्मा को। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी, रैदास की है। रसमंजरी के लेखक नंददास। कौन है, नंदास, रसमंजरी, ध्यान रखना नंदास है। और 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सुरेंद्र वर्मा को। मुद्रा राक्षस एवं देव की चंद्रगुप्त किसकी नाटक है, विशाखा दत्त की है। गीत गोविंद एवं रति मंजरी के लेखक जयदेव हैं। प्रिय प्रवास प्रसिद्ध रचना है अजय सिंह उपाध्याय हरिओत की है। पिराम पिरलाप किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मीराबाई की प्रमुख रचना है नरसिंह जी का माहिर, नरसिंह जी का मायरा, ठीक है। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, सोरठे के पद, मीराबाई के मलार, गरबा गीत और फुटकर पद। मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कहावत। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं वैदिक हिंसा न भवते, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष्य विषमोधसद, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेरी नगरी, प्रेम जोगिनी एवं सती प्रताप। रस विलाप के लेखक हैं देव, विज्ञान गीता के लेखक केशव दास। श्रृंगार लहरी के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुविदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, स्वर्णकिरण, ग्रंथि, स्वर्णधूलि, गुंजन, लोकायतन, ग्राम्य, चिदंबरा, युगांत या सत्यकाम। ये सुविदन पंत की प्रमुख रचनाएं थी। ऑप्शन ध्यान से पढ़ते रहें। खूंटियों पर लटके लोग रचना के लिए फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो सर्वेश्वर दयाल शर्मा को मिला था 1983 ईस्वी में। ध्यान रखना क्वेश्चन कि खूंटियों पर लटके लोगों के लिए, तंगे लोगों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था 1983 ईस्वी में। ये वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं स्वदेश के प्रति, बोल उठी बिटिया मेरी, बोल उठी बिटिया मेरी, झंडे की इज्जत में, वीरों कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, सभा का खेल। कबीर की प्रमुख रचना है कबीर ग्रंथावली, वीचक, कबीर पंथ, कबीर के दोहे। भारत भारती के लेखक है मैश्रण गुप्त। साकेत के लेखक मैश्रण गुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। चाबुक निबंध संग्रह है महादेवी वर्मा का। और भावविलास का रस विलास के लेखक है देव। ध्यान रखना क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, दो बारदोली, विजय संदेश, हुंकार, प्रणभंग, रसवंती, उर्वशी, धूप छा, रेणुका, आत्म की आंखें, शामछेनी, सीपी और शंख, बापू, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मि रथी और चक्रवाल, सूरज का बिहा। ध्यान रखना है। हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमेंद्र पंत 1968, चेंदम्बरा, रामधारी दिनकर 1972, उर्वशी, सच्चिदानंद बासियान अज्ञा 1978, कितनी नावों में कितनी बार, महादेवी वर्मा 1982, यामा। ऑप्शन इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना अपने पास क्योंकि लगातार है। महादेवी वर्मा 1982, यामा। नरेश मेहता 1992, अच्छी आदमी। निर्मला वर्मा 1999, अंतिम अरण्य। कुंवर नारायण 2005, कोई दूसरा नहीं। केदारनाथ सिंह 2013, अकाल में सरस। कृष्णोप्ती 2017, सोई हुई दास्तान। अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल 2018 शायद, श्रीलाल सिंह संपूर्ण कहानी 2008 है शायद ये। सच्चिदानंद हिरण्य बासियान जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1914, आंगन के पार द्वार। सच्चिदानंद बासियान की प्रमुख रचनाएं शेखर एक जीवनी, अरे याराब रहेगा याद, अरे यायाबर रहेगा याद, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, अपने अपने अजनबी, त्रिशंकु, विप कथा, आत्मेय पद, परंपरा, कोठरी की बातें, शरणार्थी, जयदोल और तेरे प्रतिरूप। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ की रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की रचयिता बांग्ला भाषा में 1911। राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन 1882 में वंदे मातरम लिया गया था आनंद मठ से। मैश्रण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, प्रदक्षिणा, यशोधरा, भारत भारती। ठीक है, ये आपने अभी पढ़ी है। क्वेश्चन संस्कृत के 4 अध्याय ये भी आपने पढ़ी है अभी।
तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं आपने पढ़ ली है, राम लक्ष्मण जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, राम रामाज्ञा, प्रश्न सतसुई, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, वरण बरवे, रामायण, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली। तुलसीदास एवं नए पत्ते काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। महादेव वर्मा की प्रमुख रचना आत्मिका, गीत पर्व, परिक्रमा, दीपशिका, संधनी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, दीपशिका, स्मृति की रेखाएं या स्मारिया, पथ के साथी, निलंबर। हनुमान नाटक नामक लिखा है हृदय राम जी ने। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा, कागज पर नाप के लिए मिला था। व्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को स्टैंड कागज का नाब के लिए, कागज की नाब होगी स्टैंड ये। व्यास सम्मान 2023 मिला है पुष्पा भारती को यादें और यादें हेतु के लिए। व्यास सम्मान 2022 मिला था ज्ञान चतुर्वेदी, पागलखाना के लिए। ये मैंने प्रश्न आपको लिखाई भी है हॉस्टेड, अगर आपने नहीं लिखे हैं सही से तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। पहला व्यास सम्मान किसे मिला था? रामविलास शर्मा को मिला था, भारत के प्राचीन भारत भाषा परिवार के लिए, हिंदी के लिए। नरोत्तम की प्रमुख रचनाएं हैं सुदामा चरित्र, विचारमाला, रूप चरित्र, राम संगीत। नंदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसमंजरी, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी, गोवर्धन लीला, भगवत दर्श स्कंद, सुदामा चरित्र, रास पंचाध्यायी, विरह मंजरी, भवर गीत, कप मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी या रुकमणी मंगल। अमृतलाल नगर के प्रमुख उपन्यास है महाकाल, अमृत और विश्व, बूंद और समुद्र, सात घूंघट वाला मुखड़ा, शतरंज के मोहर्रे, एकदा, नेमिव शरणीय, सुहाग के नूपुर, बिखरे तिनके, मानस का हंस, अग्निगर्भा, नाच्यो बहुत गोपाल, करबट खंजर नयन, पीढ़ियाँ। भेक प्रसाद गुप्त के उपन्यास है शोले, जंजीर और नया आदमी, मशाला, सती मैया का चोरा, गंगा मैया, मुझे चांद चाहिए रचना है सुरेंद्र वर्मा की, कलंदरी धरती, नौजवान, आशा अक्षरों के आगे। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचना है दूसरा सप्तक, दिल्ली मेरा प्रदेश, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है, आत्महत्या के विरुद्ध लिखने का कारण लोग भूल गए। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जयेंद्र कुमार मुक्तिबोध को मिला था। 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को मिला। 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृतलाल को मिला था, अमृत और विश्व के लिए। 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संजीव को। 2023 में किसे मिला है? संजीव को मिला है मुझे पहचानों के लिए, ध्यान रखना है। थोड़े महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनको पढ़ लेंगे क्वेश्चन। आज की वीडियो का अंत करते हैं इन्हें पढ़ के। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर। विश्व मनुष्यतलीय उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 जून। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर। और आपका अंतिम प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। ऑस्टेंड कैसे लगे आपको आज के प्रश्न? ऑस्टेंड मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये हमारी बहुत ही मेहनत की वीडियो थी ऑस्टेंड आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ाऊँ एग्जैक्ट वही आपको पेपर में देखने को मिले ऑस्टेंड, ठीक है? तो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप इसी के साथ आप सभी से कहना चाहूँगा गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कुछ ही दिनों बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करना शुरू करूँगा ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से टारगेट जो एक बात और सुन लेंगे क्वेश्चन सभी कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मत लगाया करो, जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा वो लगा करो। तो आपने देखा होगा कितने सेट लगाए आपने, ठीक है? एक भी प्रश्न देखने को मिला नहीं मिला ना? और मेरे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो आपको बिल्कुल सेल्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी क्वेश्चन। बताइए आप पढ़िए जरूरत नहीं पड़ी ना? कहीं नहीं पड़ेगी क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग एक विश्वास के साथ बने हुए हैं, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। किताबों से मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन, किताब से क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी शॉर्टकट क्वेश्चन नहीं आते हैं उठकर। तो आप लोग जरूर मेरे साथ बना
रहा करें, और हम आपको एक बुक से नहीं, हम बहुत सारी बुक से आपको तैयारी कराते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे, खाना खाएंगे, खाना नहीं खाया तो, और अच्छे से अपना पढ़ाई को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। आपको 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने में 2 महीने पेपर हो जाए, 3 महीने पेपर हो जाए, 1 महीने बाद पेपर हो जाए, या 4 महीने बाद पेपर हो जाए, 6 महीने बाद पेपर हो जाए। तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी अच्छे से करते रहना, क्योंकि आपको पता है कि सर ये तैयारी हमारी काम आने वाली है एग्जाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। इन सभी प्रश्नों को एक बार और देख लेना सही से, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को एक बार अपनी नज़रों से देख लेना, क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, आज तो खुश ही खुश होंगे आप लोग। ठीक है, और जब भी आप कोचिंग आए तो लड्डू लेकर आना, ठीक है, अच्छे से कट्टा भर के, क्योंकि अब तो आपकी मनमानी हो गई है कि आप जो चाहते थे वही हो गया है। ठीक है, तो अब तो आप अच्छे से लड्डू खिलवाएंगे हमें, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि एग्ज़ाम एक बार रद्द हो गए फिर दोबारा हो, तो वही चीज़ आपको मिली है। और ये टाइम अपना ख़राब मत कर देना, कोई गोल्डन चांस है, और अच्छे से तैयारी करना। सभी को गुड नाइट फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका अपना मोहम्मद आसिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आपको रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं कि कुछ समय में अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करें और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ें रीजनिंग। तो आज उसी के सिलसिले में हम आपसे बात करने वाले हैं। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लॉक। आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको घड़ी का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक मोटिवेशनल भी पिक्चर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि मेहनत करो तमाशा मत देखो। ठीक है क्वेश्चन, ये आपके पास गोल्डन चांस है, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास क्वेश्चन। अगर आप अब चाहते हैं अपने भविष्य को चमकाना तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, और बिल्कुल इंशाल्लाह एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी अगर आप अभी से मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सभी लोग एक बार, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो आपको तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर कहीं दिक्कत तो नहीं है ना वीडियो में, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो बच्चों। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम उसका सुधार कर लेंगे, बट हमें जरूर बताया करो। ठीक है, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर टॉपिक बाय टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। उससे पहले हमने आपको बहुत सारे टॉपिक हमने आपको क्लियर कराए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लॉक का है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। शुरू से बेसिक बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं टाइप पढ़ाऊंगा क्लॉक के कि कौन कौन से टाइप हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर हमारी वीडियो को शेयर करेंगे उन लोगों तक जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे हमारी इस वीडियो को। ठीक है क्वेश्चन, अगर आपको अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो मेरे साथ जरूर बना रहा करें अंत तक, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट। ठीक है क्वेश्चन, तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को और पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले बच्चों क्या होता है क्लॉक के अंदर, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा क्लॉक टॉपिक है उसमें हमें थोड़ी बेसिक जानकारी सीख लेनी चाहिए। बेसिक जानकारी ये है बच्चों, जैसे हमारे पास ये क्लॉक है और क्लॉक में अगर हम आपको अगर बताएं कि अगर हमारे दोनों सुई एक साथ है, ठीक है क्वेश्चन, अगर ये हमारी एक सुई है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी सुई मिनट की है। ठीक है, किसकी है? मिनट। और एक सुई ये है नीचे से, तो ये हमारी घंटे की सुई है। ठीक है, हमारे पास दो सुइयाँ हैं, एक मिनट की है और एक घंटे की है, और अगर ये दोनों सुई एक साथ है तो हमारे पास कोई भी एंगल नहीं बनता है। ये बात आप अच्छे जानते हैं कि अगर दोनों सुई एक साथ है तो कोई भी हमारे बीच में इसके डिफरेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कोई भी कोण नहीं नजर आता है। और अगर हम ये काम करते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से मिनट की सुई को यहाँ रखा, ठीक है बच्चों, कौन सी? मिनट की सुई को हमने यहाँ रखा, और घंटे की सुई हमने यही रहने दी। उस टाइम मैं लिख लेता हूँ, दोनों सुई बराबर है इस वजह से, तो घंटे से हमने यही रहने दिया। तो हमने एक चीज़ देखी कि जब दोनों सुई एक साथ थी तो कोई कोण नहीं नजर आया था, और जैसे ही मिनट की सुई आगे 15 मिनट चलती है, कितने मिनट? 15 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मिनट की सुई 15 मिनट चलती है तो एक कोण नजर आता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों सुई एक साथ थी तो कोई कोण नहीं था, और जैसे ही मिनट की सुई को हमने 15 डिग्री मिनट चलाया, कितने मिनट? 15 मिनट हमने चलाया, तो हमें एक कोण नजर आया बच्चों, और वो कोण कितने का बना बच्चों? 90 डिग्री का बना। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 15 मिनट में 90 डिग्री है तो एक मिनट में, कितने मिनट में? एक मिनट में जो कोण बनेगा वो कितना बन सकता है? 90/15, तो कह सकते हैं
6 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई बनाती है। इसका दूसरा तरीका क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट तरीका हो गया बच्चों कि हमने इस तरह से किया क्वेश्चन को, हमने फर्स्ट तरीका देख लिया कि हम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका हो गया कि हमने अगर क्वेश्चन को इस तरह से किया तो हमारे समझ में आ गया बिल्कुल कि 15 मिनट में 90 डिग्री कोण बनता है, तो 1 मिनट में 90/15 यानी कि 6 डिग्री कोण बनता है। एक बात और बता देता हूँ बच्चों, आप बताइए कि जो पूरा सर्किल होता है ये पूरा सर्किल आपको पता है कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360। अगर मैं सर्किल की बात करता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, ध्यान से समझते रहे क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ध्यान दे रहा हूं। आप लोग की नजर बिल्कुल मेरी तरफ होनी चाहिए। और उस टाइम आपको बता दूं कि हमारे पूरा सर्किल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जो 360 डिग्री का होता है, मगर इसे चलने में जो घंटे मिनट की सुई टाइम लेती है वो कितने मिनट लेती है, 60 मिनट लेती है। कितने मिनट, 60 मिनट। तो कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 360/60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 छंग 36, कितने डिग्री, 6 डिग्री। तो ये हमारी चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब आपको ध्यान आ गया है कि सर हमने दूसरा सेकंड मेथड हमारे पास ये मिल चुका है, ये हमारा सेकंड मेथड हो चुका है कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 बराबर 6 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। आज के बाद भूल मत जाना, दोनों चीज़ हमने आपको बता दी है। ये सेकंड तरीका है, ये फर्स्ट तरीका है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर अभी बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली बात कंफर्म हो चुकी है कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां से एक बात और बताता हूं आप बच्चों, अगर घंटे की बात करें, 1 घंटे में कितना बनता है, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर ऐसे कहीं पूछता है तो दो तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो यह है कि 1 मिनट में कितना बना, 6 डिग्री, और 1 घंटे में जो होती है 5 मिनट होती है, तो 5 छंग 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि मिनट जो होती है हमारी 5 होती है, और 5 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट एक बात और बता देता हूँ बच्चों, इससे अलग एक बात, और दूसरी क्या है सुनिए। दूसरी बात यह है बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पूरा सर्किल होता है कितना होता है, 360 होता है, और इसमें कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। ठीक है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री बनता है। तो अगर 1 घंटे का निकालते हैं तो कितना आ जाता है 1 घंटे का, तो 1 घंटे का अगर हम निकालते हैं तो 1 घंटे का 12 × 36 यानी 30 डिग्री। कितना आ जाता है, 30 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री। तो कह सकते हैं कि 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर 1 घंटे को हम 60 मिनट भी कह सकते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है। तो अगर हम 1 मिनट का निकालते हैं, घंटे की सुई 1 मिनट कितने डिग्री बनाएगी, तो 30/60, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा बच्चों 1/2 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो चुका बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ चुके हैं कि सर ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे समझते रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर समझेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आप ये चीज़ अच्छे जानते हैं कि सर हमारा 1 घंटे में कितना बनता है, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितनी डिग्री, 30 डिग्री। तो कह सकते हैं 1 घंटे को हम 60 मिनट में कितना बनता है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी, कोण बनाएगी, बनाएगी। ये हो जाएगा हमारा 30/60, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2 डिग्री। तो बच्चों ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है, तो 1 घंटे को 60 मिनट कहते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी 30/60, 1/2 डिग्री। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे बच्चों, जो हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में
क्या क्या चीज़ हमसे पूछी जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके सामने सब चीज़ें नोट कर दी है मैंने। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल समझा के आपको एक एक चीज़ बताई है यहाँ पे। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना बच्चों, क्योंकि आप भी समझदार हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग आज जानते हैं अच्छे से कि हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे समझ में ना आए। अब देखो बच्चों, एक बात सुनो। अब बात ये चलती है कि सर जैसे ये हमारी क्लॉक है, छोटी सी क्लॉक बनाता हूँ मैं आपके सामने, ये हमारी एक क्लॉक है बच्चों, ठीक है। अब सपोज करो इसमें हमें 3 बजा दिए, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये 3 है, ये 12 है। कितने बजा दिए इसने? 3। अब हमने इस घड़ी में जब 3 बजाए तो आपके एक सामने एक बात आ रही होगी, सर ये अब हमारी मिनट की सुई घूम कर आएगी, ऐसे चलेगी मिनट की सुई, यहाँ 4 होंगे। जब ये हमारी मिनट की सुई घूम कर आ रही होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब 3 और 4 के बीच में दोनों सुई आपस में टकराएंगी, ठीक है, या मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में, क्या कह सकते हैं, 1 घंटे में दोनों सुई, 1 घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती है, ठीक है बच्चों। कितनी बार? 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस मिलती हैं, तो तब 12 घंटों में कितनी बार मिलती है? 11 बार। 12 से 1 के बीच में दोनों सुई नहीं मिलती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए इधर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ध्यान रखना। तो मैंने आपको लिखा है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, 12 से 1 के बीच में दोनों सुई आपस में नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझो, देखो जैसे हमने यहाँ हमारा 11 होगा, यहाँ 12 है, जब 11 से सुई हमारी आई होगी तो 11 के बाद में कहाँ मिली होगी? 12 पर। अब जब यहाँ से मिनट वाली सुई चलना शुरू कर दिया हो गया, कौन सी वाली ने? मिनट वाली सुई ने। तो अब जितने यहाँ मिनट वाली सुई घूम कर आएगी, इतने घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 1 पे। क्या 12 से 1 के बजे मिल पाई? नहीं मिल पाई ना बच्चों, क्योंकि सर 12 बजे आपस में दोनों मिली, 12 बजे दोनों आपस में मिली। देखो यहाँ देखो, दोनों बजे 12 बजे मिली हुई है। अब यहाँ से हमने कौन सी सुई चलानी शुरू करी? मिनट की। और जैसे ही हमने मिनट के सुई पहुंचाते यहाँ लाए, तो इतने हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच गई होगी? 1 पे। क्या अब 12 से 1 के बीच में दोनों सुई टकराई? नहीं टकराई ना, तो इसलिए हम 12 से 1 के बीच में दोनों सुई आपस में नहीं मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों, ये बात आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत दिशा में होती है। कौन दिशा में? विपरीत दिशा में, ठीक है। तब 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ये 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत होती हैं, दिशा में होती हैं, और 12 घंटे में 11 बार और 6 से 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होती है। तो 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती हैं। 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत होती हैं, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, और 6 से 7 बजे के बीच नहीं विपरीत होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हाँ यहाँ पर 24 घंटे पूछ लिया बच्चों, तो 12 दूना 24, तो 11 दूना 22 बार मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 24 का पूछ लिया तो 22 बार, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान रखनी बच्चों, अगर ये पूछता है कि 1 घंटे में दोनों सुई कभी कितनी बार आपस मिलेगी, तो आपको 11 बार लगाना है। अगर ये पूछ ले कि 12 घंटों में दोनों सुई कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी, यानी कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी, तो इसका आंसर होगा बच्चों 22 बार। कितनी बार? 22 बार 12 घंटे में। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा बच्चों ये भी होती है, अगर ऐसा कहीं मिल गया है तो इसे एक दिशा कहते हैं, और अगर ऐसे कहीं है तो इसे भी सीधी रेखा कहते हैं। तो उसमें हम 0 डिग्री कहते हैं एक दिशा को, और प्लस 180 डिग्री कहते हैं विपरीत दिशा को। दोनों को ऐड कर देते हैं जब हमारा आंसर निकलता है, अगर कहीं सीधी रेखा क्वेश्चन में गिवन है तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इस बात को एक बार और समझ लेना, ठीक है। अगर 12 घंटे में दोनों सुई कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी, सीधी रेखा का मतलब होता है कि ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है,
विपरीत दिशा को भी सीधी रेखा कहते हैं, एक दिशा को इसे 0 डिग्री कहते हैं, इसे 180 डिग्री कहते हैं। दोनों को ऐड करके जब आंसर आता था तो दोनों को ऐड करेंगे, देखो 12 घंटे में 11 बार ये हैं, 12 घंटे में 11 बार ये हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगे सीधी रेखा में? 22 बार आएगी। अगर सीधी रेखा कहता तब, ये तब के लिए कंडीशन है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही अब जो इसका लास्ट पॉइंट बचा वो कौन सा है कि 1 घंटे में जो समकोण बनते हैं वो कितने बनते हैं? देखिए जरा बता देता हूं। देखो 1 घंटे में जो समकोण बनते हैं, 1 घंटे में समकोण वो बनते हैं 2। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं बच्चों। कितने बनते हैं? 2। और 12 घंटे में जो समकोण बनते हैं, 12 घंटे में समकोण वो बनते हैं हमारे पास 22। कितने बनते हैं? 22। नहीं तो 24 बनने चाहिए थे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बनने हैं, तो 12 घंटे में 24 बनने चाहिए थे। तो आप लोग जानते हैं कि 3 से 4 के बीच में एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है, और 9 से 10 के बीच में एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि 3 से 4 बजे के बीच एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है, और 9 से 10 बजे के बीच एक समकोण बनता है, एक नहीं बनता है। तो ये थी हमारी क्लॉक की बेसिक वीडियो स्टूडेंट। आपको कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट में बताना। अब हम इसके टाइप शुरू करने जा रही हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके कौन कौन से टाइप हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टाइप इसमें आते हैं, वो सभी टाइप हम इस अगली वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आज की क्लॉक की वीडियो जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बढ़ाई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी ये सभी चीज़ें, क्योंकि आप लोग अच्छे जानते हैं कि क्लॉक का जो भी बेसिक था कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको पूरा करा चुका हूँ कि 1 घंटे में दोनों से कितनी बार मिलती हैं या एक दिशा में कितनी बार होती हैं, एक दिशा को किस नाम से जानते हैं वो अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं। कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं क्लॉक में स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर चीज़ का जो भी चीज़ मैंने अभी पढ़ाई है स्टूडेंट सब लिखी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने मिटा दी हो, सब चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहना क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट अच्छा है क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट अच्छा है क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट अच्छा है क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। आप आराम से इस चीज़ को समझ के पढ़ सकते हैं। ये हमारी क्लॉक की वीडियो चल रही है, इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। उसमें मैं आपको एक दिशा के क्वेश्चन बताऊँगा, विपरीत दिशा के क्वेश्चन बताऊँगा, कोण के क्वेश्चन बताऊंगा, समकोण के क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। हर चीज़ के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। हॉस्टन ये बेसिक वीडियो थी। अगर हमारे चैनल पर आज न्यू आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी बने रहें मेरे साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हॉस्टन।